दोस्तों पीटी की तैयारी हम करा रहे हैं। आपका पीटी की एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, तो उससे पहले आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिए। जीएस के 50 क्वेश्चन आने हैं, 50 तो आप कर ही लेंगे, तो इससे अच्छा स्कोर बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 शुरू करें। तो पहले मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, जाकर वीडियो जरूर देखें। हम हिस्ट्री के 5 प्रश्न करेंगे। प्रश्नों का लेवल अच्छा रहने वाला है, जैसा प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ठीक है, तो देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि ऋग्वेद में 128 सूक्त है, मतलब 2 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, 1028 सूत्र हैं। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट कहता है कि ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। तो दोनों पॉइंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। 128 सूक्त भी हैं और अष्टक भी इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कहा गया कि जो पार्श्वनाथ की शिक्षाएं हैं वो संग्रहित की गई हैं, तो किस रूप में उनको जाना जाता है, ठीक है। पार्श्वनाथ की शिक्षाओं को संग्रहित रूप में इस नाम से जाना जाता है, तो वो आपका नाम बताना है। तो वो होगा दोस्तों यहाँ पे चातुर्याम नाम से, ठीक है। चातुर्याम नाम से इनकी शिक्षाओं को संग्रहित किया गया है, ठीक है। अब देखिए पार्श्वनाथ जो थे ये 23वें तीर्थकार थे, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनका प्रतीक चिन्ह जो होता है सर्प फड़ होता है, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर या कश्मीर का संस्थापक था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों राजतंत्रिणी जो है ये कल्हड़ ने लिखी है, और इसी में मेंशन हुआ है कि जो श्रीनगर है उसका जो संस्थापक है अशोक को कहा जाता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कहते हैं निम्नलिखित में से किसने तुर्काने चहलगामी का गठन किया था। अब तुर्काने चहलगामी का जो गठन किया गया वो किसके द्वारा किया गया दोस्तों, वो किया गया इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। इल्तुतमिश के द्वारा विरोधी सरदारों को नियंत्रित करने के लिए इन्होंने एक 40 लोगों का दल, जो 40 अमीर उस समय हुए थे, उनका एक गठन किया, उसका नाम दिया गया था तुर्काने चहलगामी। अगला प्रश्न देखिए। पानीपत का तीसरा युद्ध सन 1761 में होता है और यह किन दो लोगों के बीच में होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। आसान सा प्रश्न है। तो 1761 में होता है पानीपत का तीसरा युद्ध। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में इस युद्ध को लड़ा जाता है, ठीक है। चलिए ये हो गए। अब चलते हैं भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन थे उससे रिलेटेड 5 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो कहते क्या हैं 6 में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ठीक है। तो तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो वही अधिवेशन आपको बताना है। तो दोस्तों ये है 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन में इस बात को उन्होंने कहा था, याद रखेंगे। चलिए अब देखिए 1916 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें मुस्लिम लीग एक हो गई थी, ये 2 भागों में बट गई थी, लेकिन इसका यहाँ पे विलय हुआ था, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है बम का दर्शन किसने लिखा है। बम का दर्शन लिखा है, एक पुस्तक का नाम है, किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों। 7 का राइट आंसर होगा सी, यानी कि भगवती चरण वोहरा के द्वारा बम का दर्शन लिखा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 1929 में ये लिखा गया था, याद रखेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए 1929 में वायसराय की गाड़ी को बम से उड़ाने का असफल प्रयास किया गया था, तो उसी को इसमें चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में कहते हैं गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन को किसने अद्वितीय आंदोलन कहा था। अब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, अद्वितीय आंदोलन किसने कहा था, तो कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको अद्वितीय आंदोलन कहा था, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगले प्रश्न में कहते क्या हैं कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। अब किसने कांग्रेस जो बनी थी, कांग्रेस का गठन हुआ था, उसका मजाक उड़ाया था, तो वो थे लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने बंगाल विभाजन किया था 1905 में, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 10 में कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। अब पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पारित होता है तो वो कब होता है दोस्तों, वो होता है 1929 31 दिसंबर में, और वो अधिवेशन होता है लाहौर अधिवेशन। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करी जाती है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा करी जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं
जियोग्राफी यानी कि भूगोल के 5 प्रश्न, इंडियन जियोग्राफी आनी है आपके सिलेबस में। इसमें कहते हैं कि कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्यान्ह रेखा कहलाता है। भारत की जो माध्यान्ह रेखा है प्रमाणिक, वह कौन सी है दोस्तों, तो वो तो आप लोग जानते हैं, वो 82.5 डिग्री पूर्वी यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ये प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके साथ साथ अगर और भी पूछे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से भी होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, विश्व का जो सबसे ठंडा स्थान है वो कौन सा है, ये पूछा गया है। तो देखिए, एक स्थान है जिसको कहते हैं बरखोयांस्क, ठीक है, बरखोयांस्क जो है ये विश्व का सबसे ठंडा स्थान है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, ये कहाँ पे है, रूस के साइबेरिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यह कौन सा निर्धारित करता है अक्षांश, ठीक है। तो ये तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि जो 38 डिग्री अक्षांश है वह क्या करता है, दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया को अलग करता है। इसके साथ साथ देखिए, 17वीं समांतर रेखा एक बार पूछा जाता है तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करता है। 49वीं अगर पूछ ले तो अमेरिका और कनाडा के बीच में है वो। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली द्वीप है, ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी, तो बहुत ही आसान है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसमें माजुली द्वीप है, ये पहला विश्व का नदी द्वीप है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सर्वाधिक भंडारण है। अब तांबा का जो सबसे ज़्यादा भंडारण पाया जाता है वो कहाँ पे है, तो ये होगा आपका राजस्थान की जो खेतड़ी की खाने हैं ना, वो तांबे से ही प्रसिद्ध हैं, याद रखेंगे, तांबे से ही प्रसिद्ध हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश, झारखंड भी वहाँ भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान से 5 देख लेंगे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था। अब संविधान सभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था, वो हुआ था 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना ये तो होता ही है, सामाजिक आर्थिक न्याय की सुनिश्चित करना ये भी होता है, एक धार्मिक राज्य की स्थापना ये नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं और संविधान में उनको समान अधिकार प्राप्त हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में कहते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, किस अनुसूची में ये दिया हुआ है आपको बताना है। तो 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा दोस्तों यहाँ पे ई। क्यों, क्योंकि देखिए, ये आपको देखने को मिलता है 7वीं अनुसूची में, और 7वीं आपके ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, ई सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अब 5 ऑप्शन आते हैं आपके यूपीएससी एग्जाम में, तो ई यहाँ पे सही होगा, 7वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अब सर्वोच्च न्यायालय के जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, वो होता है राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, ये यहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि इनकी नियुक्ति करनी है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो पंचायती राज दिवस हम मनाते हैं 24 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 24 अप्रैल, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेंगे, साइंस के अगले प्रश्न नंबर 21 कहता है कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई फर्मी मीटर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फर्मी मीटर ये सबसे छोटी इकाई है लंबाई की। अगला प्रश्न देखें, एक फर्मी मीटर में 10 की पावर -15 मीटर होते हैं, ये भी अगर पूछ ले तो याद रखिएगा। अगला कहता है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में किसका उपयोग किया जाता है। अब कार के पीछे जो आते हैं उसमें यूज किया जाता है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, ठीक है, कौन से, उत्तल दर्पण का यहाँ पर यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण क्या होता है, ठीक है, जो हड्डियाँ अंधेरे में चमकती हैं उसका कारण होता है दोस्तों वायु के संपर्क में सफ़ेद फास्फोरस का धीमी गति से दहन ही आपका ऑप्शन सही होगा।
इसी को लोग गांव में कहते हैं भूत दिखा है हमें, ठीक है। भूत वूत नहीं होता, ये हड्डियां जलती हैं वो सफ़ेद फास्फोरस की वजह से। अगला प्रश्न है, त्रिकोष्ठी हृदय जो पाया जाता है दोस्तों वो किस में पाया जाता है? तो ये होगा उभयचरों में, ठीक है। त्रिकोष्ठी मतलब क्या है, जैसे अपने लोग क्या कहें चतुर्फलक हैं, मतलब 4 भागों में डिवाइड होता है हमारा हृदय, तो इसी तरीके उभयचर होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। अगला प्रश्न है 25 में कहते हैं कि साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? अब जो साल्क टीका है वो किससे संबंधित है गाइस? तो वो है आपका पोलियो से संबंधित, ठीक है। पोलियो यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए चेचक जो है इसकी खोज किसने करी? एडवर्ड जेनर ने करी, ठीक है। और यहाँ पे टीबी जो है वो ग्यूरिन और कॉलमेट ने करी थी। पोलियो की खोज करी थी ई सॉल्क, इन्हीं के नाम पे टीका बना हुआ था, ठीक है। चलिए ये हो गए आपके साइंस के भी क्वेश्चन आने हैं आपके पीटी एग्जाम में, तो उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव पोंगल आमतौर पर किस देश के क्षेत्र में मनाया जाता है? तो 31 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, वो हो जाएगा ए, यानी कि दक्षिण भारत में मनाया जाता है। बेसिकली ये तमिलनाडु केरल वगैरह में बहुत अच्छे से मनाया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे पोंगल का त्यौहार। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? जब भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस होता है तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों 29 अगस्त को, ठीक है। याद रखेंगे कब करते हैं? 29 अगस्त को। अब ये जो जयंती होती है वो ध्यानचंद की होती है, हॉकी के खिलाड़ी थे जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था, उन्हीं के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब इसकी थीम अगर देखें इस बार की तो वो है खेल के मैदान का समतल करना, सामाजिक समावेश के लिए खेल है, ये यहाँ पर पूछा गया। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन जो है वो कब किया गया था? भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब किया गया ये आपको बताना है। तो 33 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1927, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? ई आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 1927 में करी गई है, तो ऑप्शन ई यहाँ पे एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है, सीबीआईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? जो सीबीआईसी है इसका पूर्ण रूप या पूर्ण फुल फॉर्म क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है। सीबीआईसी यही होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम का एक ऑफिस है जिसको सीबीआईसी के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न पे चलिए। 35 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का एक शहर नहीं है? अब इसमें से कौन सा कर्नाटक का शहर नहीं ये आपको बताना है। तो देखिए चिकमंगलूर कर्नाटक में है, चित्रदुर्ग भी कर्नाटक में, बीजापुर है, लेकिन भुसावल जो है ये कहाँ पे? ये आपका कर्नाटक में नहीं बल्कि ये आपका है महाराष्ट्र में, ठीक है। भुसावल महाराष्ट्र का एक मतलब ज़िला है जिसको जो जलगांव में पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? अब सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है ये होगा आपका मालदीव। मालदीव जो है बहुत छोटा देश है, याद रखेंगे इसकी राजधानी है माले, ठीक है। मालदीव की राजधानी माले है, पहले दीव हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में कहा गया कि दजोंगखा की शासकीय भाषा कौन सी है? ठीक है, दजोंगखा की शासकीय भाषा कौन सी है? तो ये होगा आपका सी, यानी कि भूटानी है, ठीक है। ये भूटान का है, याद रखेंगे, जगह है दंजोंगखा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या डैश होनी चाहिए? किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या है वो टोटल कितनी होनी चाहिए दोस्तों? वो होनी चाहिए उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भूक्षरण किनके द्वारा रोका जा सकता है? ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है। अगर भूक्षरण को यानी कि मृदा अपरदन को रोकना है तो किसके द्वारा रोका जाएगा? वो होगा वनरोपण की तरह। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और मिट्टी की कटाई से बचाइए। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ठीक है, जो आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? वो होगा यहाँ। आप करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। 10 क्वेश्चन जो करंट अफेयर के हैं बहुत अच्छे कराने वाला हूँ, जो आपके आने की संभावना बनती है। तो देखिए, मई 2025 में किस देश में लांगटांग घाटी में स्थित याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया? अब याला ग्लेशियर जो है अपने भारत के जो पड़ोसी देश है नेपाल, वहाँ पर है, उसको मृत घोषित कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें कहा गया कि 2025 में
प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो विश्व ग्लेशियर दिवस जब सेलिब्रेट किया जाएगा वो डेट होगी दोस्तों 21 मार्च। हमेशा 21 मार्च को अब हम विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। अगला प्रश्न है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है। तो 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया यहाँ पर मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के संबंध में। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें देखिए 2 कथन दिए हुए, इन पे दोनों पे आपको विचार करना, बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि पहले विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का उद्घाटन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में किया गया। ठीक है, ये तो बात सही है बिल्कुल। अगला है, इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। इसका उद्घाटन जो है द्रौपदी मुर्मू ने नहीं किया था। तो 94 जो नरेंद्र मोदी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ ए ही सही होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया कि मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किया। यह बंदरगाह भारत के किस राज्य में है। ठीक है, अब देखिए विझिंजम जो अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बंदरगाह है वो किस राज्य में है। तो यह दोस्तों है केरल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, केरल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में कहा गया कि मई 2025 में भारत सरकार ने अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कितने मिलियन डॉलर की डिफेंस क्रेडिट लाइन को स्वीकृति दी है। ठीक है, तो 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 200। टोटल 200 को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया। ठीक है, मई 2025 की बात है। तो 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 97 का ए हो जाएगा, बिहार में संपन्न हो रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में साक्षरता अभियान में अग्रणी भूमिका निभाने वाली तथा 2022 में सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाली केबी राबिया का निधन हो गया। ये किस राज्य से संबंधित थी। ठीक है, केबी राबिया, तो यहाँ पर देखिए ये केरल से संबंधित थी। ठीक, कहाँ से, केरल से। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। तो कब मिली हो, डेट आपको बताना है। तो ये 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। वो है वक्फ संशोधन विधेयक 5 अप्रैल 2025 को आया था। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो 7 अप्रैल को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे 50 क्वेश्चन हो गए आपके टोटल जो जीएस का पार्ट था। उसके अलावा जो आपकी वीडियो हैं जल्दी मिलते रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 26, क्योंकि अब इकोनॉमिक्स के 5 प्रश्न देखेंगे। तो भारत में गरीबी का आकलन किस द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग पहले करता था, लेकिन अब इसको अपने अंडर में ले लिया है किसने, नीति आयोग ने। ठीक है, तो नीति आयोग का कार्यदल जो है ये आपका राइट आंसर होगा। हो सकता है आप लोग गाली दे इसके लिए, लेकिन यह ऑप्शन जो है सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए लघु एवं सीमांत कृषकों का साख प्रदान करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में समान लोगों को साख प्रदान करता है, अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का पूरक होना। ठीक है, भारतीय कृषि पुनर्निगमन के कार्यों को ले लेना, ये यहाँ पे इसके द्वारा नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया था। अब देखिए जो गरीबी सूचकांक विकसित किया गया वो किया गया था यहाँ पर 1997 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1997 में HDI यानी कि मानव विकास सूचकांक जो है वो इसके द्वारा 1997 में पहली बार इसको किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें कहते हैं कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जिसकी मासिक आय डैश होती है। ठीक है, अब इसकी मासिक आय कितनी होती है, वो होती है 15,000, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, समानांतर अर्थव्यवस्था डैश के कारण उभरती है। ठीक है, अब समानांतर अर्थव्यवस्था जो होती है वो किसके, कर वंचन के कारण होती है। ठीक है, जो कर लोग नहीं भरते हैं उसके कारण इसकी अर्थव्यवस्था उभरती है, कर वंचन के कारण। ठीक है, चलिए हो गई।